नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो मानव के उद्भव एवं विकास पर आधारित था, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि मानव ने कैसे अपने विकास की यात्रा प्रारंभ की और कैसे उसने भूमि पर विचरण करना प्रारंभ कर दिया। आज के इस वीडियो में उसी विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे मानव के उद्भव एवं विकास के दूसरे भाग की और देखेंगे कि मानव ने अपनी विकास यात्रा में अगले कौन कौन से चरण पार किए और वर्तमान स्वरूप धारण किया। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत और जानते हैं मानव के उद्भव की कहानी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि चार्ल्स डार्विन के अनुसार मानव का संभावित पूर्वज विशाल वानर या कपी थे, जो वृक्ष पर रहा करते थे और वृक्षों पर ही उपलब्ध भोजन को अपना आहार बनाते थे, यानी ये पूर्ण रूपेण शाकाहारी जीव थे। लेकिन क्या कारण था कि ऐसे वानर या कपी, चिंपैंजी, गोरिल्ला जैसे जीव जो मानव के संभावित पूर्वज माने जा सकते हैं, उन्होंने वृक्ष को छोड़ करके भूमि पर विचरण करना प्रारंभ कर दिया। वो कौन कौन से कारण हैं, क्योंकि बिना कारण जाने हम मानव के उद्भव को नहीं समझ सकते। तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है पृथ्वी पर हिमयुग का पड़ना या जलवायु में परिवर्तन। पृथ्वी पर जब प्रतिनूतन काल का समय आया, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के दौरान कि पृथ्वी पर प्रतिनूतन काल में 4 हिमयुग आए थे। तो हिमयुग के दौरान संपूर्ण पृथ्वी बर्फ की एक चादर से ढक जाती थी और ये 1-2 दिन 10 दिन की घटना नहीं, ये करीब लंबे लाखों वर्षों तक ऐसा चलता रहा। और ऐसे में जो जीव थे वो अपने बचाव के लिए वृक्षों से उतर करके भूमि पर विचरण करना प्रारंभ कर दिए। तो सबसे प्रमुख कारण वानर या कपियों का भूमि पर आने का वो था पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन या हिमयुग। हिम अर्थात पूरी पृथ्वी जब बर्फ से ढक जाती थी तो जाहिर सी बात है खुले वायु में, यानी जिसमें वो जीव जंतु रहा करते थे, या उष्णकटिबंधीय वनों का ह्रास होने लगा, वो पेड़ पौधे खत्म होने लगे, तो इनके आवास जो थे वो समाप्त होने के कारण ये जीव भूमि पर उतर आए। साथ ही साथ वृक्षों पर पारंपरिक रूप से उपलब्ध जो भोजन था वो भी दुर्लभ होने लगा और यही भोजन की दुर्लभता ने उनको धरती पर आने पर मजबूर कर दिया और वो जो लटक लटक कर जीव वृक्षों पर रहा करते थे वो 2 पैरों पर चलने की कोशिश करने लगे और भूमि पर विचरण करने लगे। इसमें सबसे पहला नाम हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस का लेते हैं, जो सीधे खड़े होकर के चलना प्रारंभ करता है और एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप में ही इसके जीवाश्म हम उपलब्ध पाते हैं। लेकिन द्विपादिता ने मानव के विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसको समझने का भी प्रयास करते हैं। आपके स्क्रीन पर देखें कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, जिसमें आप देखें पहला लेफ्ट हैंड साइड में, जिसमें दिखाया जा रहा है कैरिंग को। कैरिंग मतलब किसी भी वस्तु को या किसी टूल्स या ऑब्जेक्ट को पकड़ना, उपकरण बनाना, हथियारों का प्रयोग करना, अपने शिशुओं को संभालना, उनकी देखभाल करना। ये हाथों से किया जा सकता था। जब मनुष्य ने वानर से अपने आप को नर में परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया तो उसने जब 2 पांव पे चलना शुरू किया तो उसके हाथ फ्री हो गए और उन्हीं हाथों से वो इस तरह के कार्य करने लगा। इसी में जैसा हमने कहा कि भोजन इनके लिए दुर्लभ हो गया था, तो वो भोजन की तलाश में जब धरती पर आए तो उन्होंने जीवों का शिकार प्रारंभ कर दिया। तो ये भी कार्य हाथों से किया जा सकता था। इसके साथ साथ झाड़ियों और छोटे छोटे वृक्षों से अनाज या बीजों के दाने कलेक्ट करना, ये भी काम हाथों से किया जाने लगा। साथ ही साथ भूख मिटाने के लिए वृक्षों के जो फल फूल थे उनको भी तोड़ तोड़ करके खाया जा सकता था हाथों की सहायता से। इसके अतिरिक्त द्विपादिता ने जब मनुष्य को सीधा खड़ा कर दिया तो सूर्य से आने वाली जो किरणें थी उनसे अधिकांश हिस्सा मानव के शरीर का बचने लगा। चौपाई जीव का अधिकांश हिस्सा सूर्य के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता, तो सूर्य की किरणों से उनको गर्मी का एहसास होता है। इसी प्रकार झुक करके चलने में अधिकांश हिस्सा पृथ्वी के संपर्क में होने के कारण नीचे से भी इनको गर्मी का आभास होता है। तो ये जीव जो चौपाई जीव हैं उनमें और मानव में एक अंतर ये भी है कि ये जब खड़े होकर के चलना प्रारंभ कर दिए तो सूर्य की किरणें इन पर प्रत्यक्ष रूप से न पड़ करके तिरछी पड़ने लगी, जिससे इनकी ऊर्जा बची और ये संचित ऊर्जा में अन्य कार्य भी करने लगे। इसके अतिरिक्त है विजुअल सर्विलांस का। विजुअल सर्विलांस का मतलब ये होता है कि जब मानव ने
खड़े होकर के चलना प्रारंभ कर दिया था, तब उनके सूंघने की क्षमता कम होने लगी और दूर से देखने की क्षमता बढ़ने लगी। ये खड़े होकर के काफी दूर तक स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इसके अतिरिक्त जैसा हमने कहा कि ये अपनी संचित ऊर्जा का उपयोग अन्य कार्यों में करने लगे, तो इनकी संचित ऊर्जा इनको लंबी दूरी चलाने में सक्षम बनाने लगी। ये काफी लंबी लंबी दूरी तक चल सकते थे और शिकार भी कर सकते थे घूम घूम करके। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो श्रम विभाजन जो मानव के प्रमुख विशेषता मानी जाती है, क्योंकि स्त्री और पुरुष का ये विभाजन आप देखें तो जहां पुरुष कृषि और पशुपालन जैसे कार्यों में संलग्न हो गया, वहीं महिलाओं को ये काम मिला कि वो घर में अपने शिशुओं की देखभाल करें, तो मानव बोझा ढोने वगैरह का कार्य भी अपनी द्विपादिता के कारण ही करने लगा था। तो ये मानव विकास में द्विपादिता की भूमिका है। कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको कहीं नोट कर लें तो बेहतर होगा। हालांकि हमने फिगर के थ्रू दिखाने का प्रयास किया ताकि आपको बेहतर समझ में आए। इसके अतिरिक्त अब हम बात करते हैं होमोजीनस के पहले मानव प्रजाति यानी होमो हैबिलस की। ये होमो हैबिलस है जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का परिवर्धित या मॉडिफाइड रूप था। होमो हैबिलस की प्रथम जीवाश्म की प्राप्ति ओल्डुआई गार्ज से 1962 में हुई थी, जिसकी खोज की थी जोनाथन लीकी ने। अन्य स्थान भी है जहां होमो हैबिलस के प्रमाण मिले हैं। कुबीफोरा ओमी इथोपिया में पड़ता है, स्ट्रक फाउंटेन जैसे पूरा स्थल है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी जहां हम देखते हैं कि केवल अफ्रीका महाद्वीप तक ही लिमिट थी उसकी, होमो हैबिलस के भी प्रमाण हमको अफ्रीका महाद्वीप से ही उपलब्ध होते हैं, अन्य महाद्वीपों पर इसके प्रमाण नहीं मिलते। होमो हैबिलस का मतलब होता है कुशल मानव। होमोजीनस की अज्ञात प्राचीनतम प्रजाति थी। ओल्डुआ उपकरणों का संबंध इनसे जोड़ा जाता है और ऐसा माना जाता है कि उपकरण निर्माण करने वाली प्रथम मानव प्रजाति होमो हैबिलस ही थी। लेकिन अभी हमने पिछले वीडियो में भी आपको स्पष्ट बता दिया था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस उपकरण प्रयोग करने वाली पहली प्रजाति थी, और न केवल उपकरण प्रयोग करने वाली बल्कि उपकरणों का निर्माण की भी संभावना ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जुड़ी जाती है। और आपको हमने बताया था कि केनेथ्रोपस प्लेटोयप्स जैसी मानव प्रजाति और ऑस्ट्रेलोपिथेकस गरही का संबंध उपकरणों से जोड़ा जा रहा है। अपने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपकरण बनाने वाला यह प्रथम प्राणी था। आधार शिविर या अस्थायी निवास का भी उपयोग करने वाले ये प्रथम प्राणी या मानव प्रजाति थी। प्रसव के दौरान मादा जीव अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर कुछ समय के लिए रहने के लिए उसके योग्य स्थान ढूंढने लगे थे। तो इस प्रकार के आधार शिविर या अस्थायी निवास का साक्ष्य भी होमो हैबिलस के जीवाश्म के साथ मिलता है। और इस तरह के प्रमाण आप देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के ओल्डुआई गार्ज के DK1 में और मेलका कुंचर में गोम्बार नामक पूरा स्थल से इस तरह के प्रमाण आप देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी के पेपर की दृष्टि से, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रजाति की बात करें तो होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का अर्थ ही होता है सीधा मानव। देखें तो ये आपको पूर्ण रूपेण मानव जैसा ही दिखेगा, सीधा मानव। इसका समय प्रतिनूतन काल में पूर्व प्रतिनूतन काल माना जाता है, लगभग 19 लाख वर्ष पूर्व इनका अस्तित्व माना जाता है। इनकी कपाल क्षमता होमो हैबिलस से भी बढ़कर के थी। 775 सीसी से लेकर के 975 सीसी तक, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। आग पर नियंत्रण पाने वाला ये प्रथम मानव था। साथ ही साथ समूह में शिकार करने वाला भी ये पहला मानव माना जाता है। समूह में बड़े बड़े जानवरों का शिकार ये करते थे। उपकरण का प्रथम स्थायी निर्माता था। जैसा हमने कहा कि होमो हैबिलस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने भी संभवतः उपकरण बनाए थे। होमो हैबिलस ने तो स्पष्टता बनाए थे, लेकिन परमानेंटली उपकरण जो व्यापक रूप से होमो इरेक्टस के साथ ही हम देख सकते हैं। अशूलियन उपकरणों अर्थात हैंडेक्स और क्लीवर जैसे उपकरण का यह निर्माता माना जाता है। तो याद रखिएगा, निम्न पुरापाषाण काल के ये उपकरण माने जाते हैं। अशूलियन संस्कृति भारत में भी थी। दक्षिण भारत के विभिन्न पुरास्थलों से अशूलियन उपकरण उपलब्ध हुए हैं। तो होमो इरेक्टस जैसी प्रजाति अशूलियन उपकरण बनाती थी। इसकी भी कुछ प्रजातियां मिली हैं, जिसमें जावा मानव के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी खोज यूजीन डुबाइयस ने की थी 1890 में त्रिनिल नामक पुरास्थल से सोलो नदी की घाटी में। इसे नाम दिया गया था पिथेंथ्रोपस इरेक्टस का, लेकिन ये जावा मानव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये भी याद रखिएगा कि अभी तक ज्ञात होमोनिड्स जितने भी जीवाश्म प्राप्त हुए हैं मानव के, उसमें सबसे प्राचीनतम जीवाश्म या सबसे पहला जीवाश्म कह लें, पहला जीवाश्म इसी होमो इरेक्टस का ही उपलब्ध हुआ था यहीं से। अगला है सिनेंथ्रोपस पेकिनेंसिस। इसको पेकिंग मानव के नाम से प्रसिद्धि मिली। इसकी खोज जेजी एडरसन ने की थी 1926 में चकोटिया नामक गुफा से। ये वही चीन की गुफा है जहां से आग के भी साक्ष्य मिलते हैं, और यही कारण है कि होमो इरेक्टस का संबंध आग पर नियंत्रण पाने वाले मानव समूह से किया जाता है।
भारत में भी होमो इरेक्टस के साक्ष्य उपलब्ध होते थे। नर्मदा नदी की घाटी में अरुण सुनकिया को जो मादा कपाल के साक्ष्य मिले थे उसका संबंध होमो इरेक्टस से जुड़ा जा रहा था, लेकिन वर्तमान समय में विद्वानों ने इसे होमो सेपियंस की श्रेणी में रखा हुआ है, नर्मदा नदी घाटी से जो साक्ष्य मिला हुआ है। अगला है होमो निएंडरथालेंसिस। ये देखिए, ये अगला आपका मानव प्रजाति है। इसके प्रथम जीवाश्म जर्मनी के निएंडर घाटी से मिले थे, इसीलिए इसको निएंडरथल नाम दिया गया। फेल्डहोफर नामक गुफा से 1856 में। इस मानव प्रजाति का नामकरण विलियम किंग ने किया था 1864 में। इसका क्षेत्र विस्तार की बात करें तो अफ्रीका, यूरोप और एशिया में मिलता है। होमो इरेक्टस के भी देखें तो क्षेत्र विस्तार काफी व्यापक था और अफ्रीका महाद्वीप से निकल करके बाहर माइग्रेट होने वाला पहला मानव प्रजाति होमो इरेक्टस को माना जाता है। होमो निएंडरथालेंसिस व्यापक रूप से फैले हुए थे और न केवल अफ्रीका बल्कि यूरोप और एशिया में भी इनके प्रमाण मिलते हैं और एशिया में पूर्व में चीन तक इनका विस्तार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यूजीसी नेट में यह प्रश्न पूछा भी गया था। इनकी कपाल क्षमता 1450 सीसी से लेकर के 1740 सीसी तक मानी जाती है। 1450 औसतन निएंडरथल का मानव मस्तिष्क था। सभी होमोनिड में ज्ञात अभी तक जो सर्वाधिक कपाल क्षमता मानी जाती है वो निएंडरथल मानव की मानी जाती है, जिसके प्रमाण इजराइल के नाहद आमुद गुफा से उपलब्ध हुए हैं। इस मानव प्रजाति की कपाल क्षमता 1740 सीसी थी। इस जीवाश्म की खोज फ्रांसिस तुर्विल पेट्रे ने की थी 1925 ईस्वी में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया म्यूजियम की साइट पर इस जीवाश्म की खोजकर्ता का नाम कुछ और दिया गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको हम बाद में आपको कभी क्लियर कर देंगे। ये डाटा हमने यूजीसी इग्नू के नोट से लिया हुआ है। अगला देखें, मोस्टेरियन उपकरण संस्कृति जो मध्यपूरा पाषाणकालीन उपकरण है, उस उपकरण संस्कृति का ये निर्माता माना जाता है निएंडरथालेंसिस। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रथम गुफावासी मानव था क्योंकि हिमयुग के दौरान अपने आप को इसने बचाने के लिए गुफाओं का आश्रय लिया और गुफाओं में रहने का श्रेय सबसे पहले इन्हीं मानव प्रजाति को जाता है। और न केवल ये गुफा में रहते थे बल्कि आग का भी व्यापक उपयोग करते थे, क्योंकि हिमयुग में ठंड से बचने के लिए आग एक अच्छा साधन माना जाता है। अंतिम संस्कार करने वाली ये प्रथम मानव प्रजाति थी। ये काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक में जितनी भी हमने मानव प्रजातियां देखी उसमें ये काफी विशिष्टता के लक्षण लिए हुए मानव प्रजाति थी जो मानव से काफी करीब में थी। तो अंतिम संस्कार से जुड़े हुए कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लें। निएंडरथल मानव की प्रथम अंत्येष्टि स्थल की खोज ऑटो हेसर ने की थी लामोस्टीरियर नामक पूरा स्थल से। इसी प्रकार निएंडरथल बालक के शव के पास बकरी के सींग की प्राप्ति तेशिक तास नामक गुफा से हुई है जो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। निएंडरथल मानव समाधि में पुष्प पराग या फूलों के प्रमाण मिले हैं इराक के सानीदार गुफा से। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। गठिया रोग से युक्त निएंडरथल मानव कंकाल की प्राप्ति फ्रांस के ल चैपल आ सेंट से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार यूरोप में निएंडरथल मानव की घनी बस्ती के प्रमाण जिब्राल्टर द्वीप से मिले हैं। जिब्राल्टर द्वीप से निएंडरथल मानव के जीवाश्म की खोज की थी कैप्टन एडमंड फ्लिंट ने, जिन्होंने 10 ऐसे स्थान चिन्हित किए जहां निएंडरथल मानव निवास किया करते थे। चीन से प्राप्त मानव प्रजाति जिसका संबंध निएंडरथल मानव से जोड़ा जाता है वह है माबा मानव। अभी हमने इसकी बात की कि निएंडरथल मानव का पूर्व में सर्वाधिक विस्तार हम चीन तक देख सकते हैं। तो माबा मानव, हालांकि इसका संबंध निएंडरथल से जोड़ा जा रहा है लेकिन अभी ये डाउटफुल है। अगर ये प्रमाणित हो जाता है तो चीन तक निसंदेह निएंडरथल मानव रहा करते थे। अस्थि या काष्ठ के उपकरणों का प्रथम प्रयोग निएंडरथल मानव ने ही किया था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है इस मानव प्रजाति के साथ। और निएंडरथल मानव द्वारा काष्ठ निर्मित उपकरणों के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य को आरन बाल्जा नामक पूरा स्थल से स्पेन में पड़ता है, वहां से मिले हैं। तो अभी तक जितनी भी मानव प्रजातियां थी जिन्होंने उपकरणों का प्रयोग किया उन्होंने पत्थर को रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया था, लेकिन काष्ठ और अस्थि के उपकरणों का प्रथम प्रयोग निएंडरथल मानव ने ही किया था, याद रखेंगे। अगले बात करें आर्किक होमोसेपियंस या पुरातन होमोसेपियंस की, तो ये ऐसी मानव प्रजातियां जिनको होमोसेपियंस की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इनको कुछ विद्वान होमो इरेक्टस, होमो हेबिलस और निएंडरथल के समकक्ष मानते हैं, लेकिन अभी तक इनका वास्तव में स्थान निर्धारित नहीं किया जा सका है। तो ऐसी प्रजातियों में यूरोप में भी कुछ ऐसी प्रजातियां थी, इनको याद रखेंगे। होमो एंटीसेसर ये यूरोप की सबसे प्राचीनतम होमोसेपियंस प्रजाति है। स्पेन के ग्रांड डेलिना से इसकी खोज की गई थी और इसकी खोज की थी एडुल्ड कार्बोनिल और जुआन लुइस आर्सुगा ने। इसी प्रकार अगली प्रजाति है यूरोप की होमो हीडलबर्गेसिस। जर्मनी के माउर नामक पूरा स्थल से इसकी प्राप्ति हुई है और नामकरण किया था ऑटो स्कोएंट सैक ने। ये
खादान में काम करने वाले मजदूरों के द्वारा इस जीवाश्म की प्राप्ति हुई थी। अफ्रीका में भी इस तरह के पुरातन होमोसेपियंस के प्रमाण देखे जा सकते हैं, जिसमें होमो रोडेनेंसिस जाम्बिया के काम्बे गुफा से उपलब्ध हुआ जीवाश्म है। इसकी खोज टॉम जिगलर ने की थी, जबकि नाम दिया था ऑथर स्मिथ वुडवर्थ ने। अगली प्रजाति है होमो इगास्टर्स, ये भी केन्या के तुर्काना झील से उपलब्ध हुआ है जीवाश्म। इसकी खोज रिचर्ड लेकी और एलन बाकर ने किया था। होमो नलेदी, ये काफी महत्वपूर्ण है। 2011 में इस प्रजाति की खोज ने मानव विकास में काफी महत्वपूर्ण अनुसंधान का कार्य किया। दक्षिण अफ्रीका के राइजिंग स्टार गुफा से इसकी खोज की गई। खोजकर्ता ली रोजरबेगर थे। रोजरबेगर ने यह बतलाने का प्रयास किया कि होमो नलेदी एक अलग प्रजाति थी जो स्टार राइजिंग गुफा में निवास करती थी। ये इसका समय जो है होमो इरेक्टस के आसपास माना जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण ये कि आग के अभी तक ज्ञात सबसे प्राचीनतम प्रमाण स्टार राइजिंग गुफा से ही मिलते हैं। तो होमो नलेदी ने आग का भी उपयोग किया था और यही कारण है कि इसको होमो इरेक्टस के समकक्ष माना जा रहा है। एशिया महाद्वीप के अगर पुरातन होमोसेपियंस की बात करें तो इसमें डेनिसोवन सबसे महत्वपूर्ण है। मध्यपूरा पाषाण काल में निएंडरथल के समकक्ष इसको रखा जाता है। साइबेरिया के डेनिसोवा नामक गुफा से इसकी उपलब्धता हुई थी। इसकी खोज माइकल सुनकाव ने की थी। होमो फ्लोरोसेंसिस इंडोनेशिया के लैंगबुआ गुफा में फ्लोर द्वीप से इस तरह के जीवाश्म मिले। खोजकर्ता ऑटो हेसर थे। होमो लुजोनेंसिस फिलीपींस के कैलाओ गुफा में लुजोन द्वीप से इस तरह के जीवाश्म मिले हैं। तो ये एशिया के कुछ होमो सेपियंस आर्किक होमोसेपियंस मानव प्रजातियां हैं कि इनके नाम और इनके खोजकर्ता का नाम याद रखेंगे। यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी में इस तरह के प्रश्न सुमेलित करने के लिए भी आते हैं। अब हम बात करते हैं होमोसेपियंस की। तो होमोसेपियंस के बारे में जान लें। ये आधुनिक मानव या होमोसेपियंस मानव का उद्भव उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था या उच्च प्रतिनूतन काल में हुआ था। इनकी कपाल क्षमता औसत 1450 सीसी थी। कृषि और पशुपालन का श्रेय इनको जाता है। व्यापक रूप से अस्थायी निवास ये बना करके रहने लगे थे। विश्व में होमोसेपियंस मानव के सबसे प्राचीनतम जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं जेबेल इरहुद नामक पूरा स्थल से, जो मोरक्को में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी खोज की थी जीन जैक्स हबलिन ने। इनके विषय में हमने पुरानी वीडियो में काफी विस्तार से बताया हुआ है। होमोसेपियंस की भी कुछ प्रजातियां मिली हुई हैं। इसमें अगर बात करें तो क्रोमैग्नान मानव और एग्नेशियन संस्कृति से इसका संबंध जोड़ा जाता है। इसकी खोज लुई लार्टेट ने की थी। इसी प्रकार ग्रिमाल्डी मानव, इसकी खोज डी विलेन्यूवे ने की थी। संसलात मानव खोजकर्ता फिक्स एंड हार्डे हैं। कुम्ब केबल मानव खोजकर्ता ऑटो हेसर हैं। और इसी प्रकार विद्वानों ने भविष्य के मानव की भी कल्पना की है, जिसको नाम दिया है होमो फ्यूरेचेरिस नाम, और ये नामकरण दिया है H.L. सेपीरो ने। तो इस प्रकार हमने मानव की संपूर्ण विकास यात्रा वर्तमान समय तक देखी और न केवल वर्तमान समय तक बल्कि भविष्य के भी मानव के विषय में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन सी मानव प्रजातियां कब अस्तित्व में आई। तो निम्न पूरा पाषाण काल में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस जैसी मानव प्रजाति थी। मध्य पूरा पाषाण काल में आते आते होमो निएंडरथल और डेनिसोवंस का अस्तित्व हम देख सकते हैं। और उच्च पूरा पाषाण काल में होमोसेपियंस या वर्तमान मानव का अस्तित्व आया। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।